तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त तरीके से अपना कार्य निष्पादन कर रहे होंगे। साथ ही साथ होली के आने वाले पर्व की तैयारी भी कर रहे होंगे। परिवार के साथ आप लोग होंगे बेहतरीन तरीके से, एक नए उत्साह, नए उमंग, नए तरंग और उत्साह के उमंग के साथ सफलता के संग को देख पा रहे होंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है फूलचंद्र जी? वाह यस सर। गुड वाह, गुड कैसे इवनिंग। क्या आज आपका एग्जामिनेशन कैसा गया? नहीं सर, मेरा अभी 28 को है, अप्रैल में। अच्छा, आज केवाईसी का एग्जामिनेशन था ना? नहीं, CRGB का सर 28 अप्रैल को है। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। आज सर्टिफिकेट कोर्स में केवाईसी एमएल का आज एग्जामिनेशन था और भी साथियों ने भाग लिया, और वो सफलतापूर्वक आज के जो सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जो रिमोट पीसी पे लेते हैं, लैपटॉप पे लेते हैं, उनका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। तो उन्होंने सफलता पाई, उन सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशल सेशन होगा। इसमें जानेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कैश मूवमेंट जो ड्यूरिंग जो लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है, तो उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। ठीक है, बराबर है फूलचंद जी, मणिकांत जी? तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान जो है आपको किस तरह से कैश का मूवमेंट करना चाहिए, क्या नियम है, और उन नियमों का हमें किस तरह से पालन करना है। देखिए, जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हम हैं तो हमारा एक ही काम है, कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस। और उसमें कोई भी गलती होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। और कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारे द्वारा की जाती है, व्यक्तिगत तौर से, रोल के आधार पर, फिर मानसिक तौर से तो होता ही होता है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद हमें किस तरीके से कैश मूवमेंट में ध्यान रखनी है। साधारण भाषा में अगर देखें तो आदर्श आचार संहिता, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, यह एक आचार संहिता है जिसको आदर्श के रूप में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के आचरण के लिए जारी करता है। साथ ही साथ जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इनसे जुड़े हुए चीज़ों पे आगाह करते हैं और कुछ नियमों का पालन करने होते हैं। विशेष तौर से अगर राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे तो भाषणों, बैठक, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, इन सब पे विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनके घोषणा, सामान्य आचरण के बारे में। लेकिन जो सरकारी योजनाएं होती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है, या कोई भी चीज़ अगर जारी करना है तो उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा सरकारी संसाधन के जो इस्तेमाल होते हैं, और जो भी सरकारी गतिविधियों में, जैसे कि जो आर्थिक गतिविधि होता है, इसके लिए विशेष तौर से जो है उन्होंने आचार संहिता के समय कैश मूवमेंट किस तरह से होगा, इस जो भी सरकारी दुरुस्ती है या सरकारी प्रबंधन है उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए आचार संहिता जारी किए हैं। तो आज के सेशन में स्पेसिफिक जो हमारा मूवमेंट होगा, वो जानकारी होगा, वो कैश मूवमेंट इलेक्शन के दौरान कैसे कैसे चीज़ों पे ध्यान देनी है उसके ऊपर है। तो आप आज के सेशन में हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है जिसका ध्यान हमें रखना है ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू कर दिया गया है 16 मार्च 2024 को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड ए स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केस बाय बैंक फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। द एसओपी टू बी फॉलोड इज आउटलाइन बिलो। तो 16 मार्च 2024 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया, जिससे कि कैश मूवमेंट बैंकों के द्वारा कैसे होने चाहिए एक जगह से दूसरी जगह।
तो बैंकों में करेंसी चेस्ट से ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से कुछ कैश ऑपरेशन के लिए ऑफिसर्स भी लेके जाते हैं, सैटेलाइट ब्रांच है तो, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी जो है ब्रांचेस से कैश लेके जाते हैं। ये सारे कैश मूवमेंट जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगे। तो इनमें जो कुछ आउटलाइन है उसमें ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उन्होंने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐप डेवलप किया है, ESMS कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ESMS कहते हैं। तो इलेक्शन के दौरान जो भी कैश मूवमेंट होंगे उनके लिए सभी जिलों के जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो नोडल ऑफिसर होते हैं। तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को ये अथॉरिटी होता है कि वो ESMS इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ड्यूरिंग द इलेक्शन अगर कोई भी पैसा बिना किसी वैधानिक के काम के लिए जा रहा हो तो उसको सीजर करना होता है। तो उस सिस्टम में नोडल ऑफिसर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, और जिले की एक मेन ब्रांच होती है उसको नोडल ब्रांच बनाया जाता है, ताकि उस जिले में कहीं भी अगर सीजर होता है तो उस ब्रांच में सीजर वाला पैसे को रखे जाएं। तो इसके लिए ब्रांचेस को ये निर्देश दिए गए हैं कि ब्रांच जब भी कैश मूवमेंट करेगा उसको एक QR कोड जनरेट करना होगा। QR कोड, और वो कौन सी साइट से QR कोड करना होगा? वेबसाइट है https://evigil.eci.gov.in/। तो ये वेबसाइट पे जाके ESMS बैंक सेलेक्ट करके QR कोड जनरेट करना है। लेकिन QR कोड भी वही जनरेट कर पाएगा जिसको ये अथॉरिटी है, ये यूजर आईडी क्रिएट किया गया है। तो जब भी आप ब्रांच से कैश मूवमेंट करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ है, तो आपको कैश ले जाते समय QR कोड जनरेट करना है, और QR कोड को उस व्हीकल के सामने चिपकाना है, और एक QR कोड अपने पास भी रखना है। सो द ब्रांच शुड जनरेट ए QR कोड फ्रॉम द वेबसाइट evigil.eci.gov.in and affix it onto the vehicle carrying cash. The Election Commission has created a QR code in its ESMS, जिसको इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ऐप कहते हैं। फॉर दिस पर्पस द स्टैटिक स्क्वाड्स एंड द फ्लाइंग स्क्वाड्स कैन इजीली आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज द कैश बीइंग टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स। तो जो QR कोड जनरेट होंगे वो QR कोड के को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी सीजर एजेंसी हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, या जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, या फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उस QR कोड को स्कैन करके जान लेंगे कि इसमें जो पैसा है कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकला है, कौन सी गाड़ी है, ड्राइवर का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें उस QR कोड में रहेगा। वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो पैसा इस गाड़ी में जा रहा है ये बैंक के उपयोग के लिए जा रहा है, तो उसको छोड़ देंगे, अदरवाइज उसको वो सीज कर सकते हैं। ये जो है इसका बात है। आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप नोट करके रखे रहिएगा, आखिरी में मैं सवालों का जवाब भी बता दूंगा तो आपको आसानी होगी। तो पहला काम तो हो गया कि QR कोड जनरेट करना है। QR कोड जनरेट करके गाड़ी में लगाना है, एक एक्स्ट्रा रखे रहिए क्योंकि गाड़ी में उड़ गया हवा में तो कैसे करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट का एक मेन ब्रांच होगा वो नोडल ब्रांच जैसे ट्रीट किया जाएगा, और QR कोड जनरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको जो है एक यूजर आईडी दिया जाएगा। द मेन ब्रांच ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल सर्व एज द नोडल ब्रांच एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द QR कोड जनरेशन। मतलब उस जिले में उस बैंक से संबंधित जहाँ भी कैश मूवमेंट होगा वो QR कोड जनरेट करने की जवाबदारी नोडल ब्रांच की होगी। और कई जगह करेंसी चेस्ट जो है जहां से करेंसी चेस्ट मूव होता है उसकी लिंक ब्रांच को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो एक जिले में बैंक के मेन ब्रांच और साथ ही साथ करेंसी चेस्ट, इन दोनों को QR कोड जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाएगी वो दी जाएगी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा। सो द मेन ब्रांच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल सर्व एज ए नोडल ब्रांच and currency chest will also be responsible for the QR generation work linked branch currency chest.
Both the main branch of district and the currency chest should liaison with the district lead manager of the district to obtain user ID for the branch and the currency chest. तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है एक जिले में एक बैंक के मेन ब्रांच के लिए और करेंसी चेस्ट लिंक ब्रांच के लिए यूजर आईडी क्रिएट कर देंगे। और ये रिकमेंड किया गया है कि कम से कम 2 यूज़र आईडी क्रिएट करके रखें, क्योंकि अगर एक छुट्टी पे गए या किसी दिक्कत हुई किसी को, तो एक क्यूआर कोड जनरेशन के लिए यूज़र आईडी तैयार रहे, इसलिए कम से कम 2 यूज़र आईडी तैयार करें। अगर किसी बैंक को लगता है कि ज़्यादा यूज़र आईडी चाहिए तो ज़्यादा यूज़र आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्रिएट करके दे देंगे। रीजनल ऑफिस को ये कहा गया है कि यूजर आईडी के रिक्वायरमेंट क्रिएशन, इसके बारे में वो उनको मॉनिटर करे और रिक्वेस्ट जो है एलडीएम सेल में इनको संपर्क करके उनको प्रॉपर यूजर आईडी प्रोवाइड कराए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, कोई भी ब्रांच जो है अगर कैश मूवमेंट करना चाहता है तो उस नोडल ब्रांच को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है उसको ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या लेटर के माध्यम से सूचित करेंगे, और जो एनेक्सर 1 है उसमें डिटेल भर के देंगे। एनेक्सर 1 में एक डिटेल है जिसमें कैश मूवमेंट के बारे में डिटेल जानकारी है, कितने रुपए निकलेंगे, कौन सी तारीख को निकलेंगे, किस ब्रांच से किस ब्रांच के लिए जाएंगे, गाड़ी का नंबर क्या होगा, ड्राइवर का नंबर क्या होगा, फ़ोन नंबर क्या होगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ये सारी जानकारी जो है उस एनेक्सर 1 में रहेगा। उसके साथ जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे मेन ब्रांच को, क्योंकि मेन ब्रांच के पास यूज़र आईडी है या करेंसी चेस्ट लिंक ब्रांच के पास यूज़र आईडी है, तो ईमेल के माध्यम से या लेटर के माध्यम से जैसे ही नोडल ब्रांच को ये जानकारी मिलती है, नोडल ब्रांच जो है क्यूआर कोड जनरेट करेगा और क्यूआर कोड को मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उस ब्रांच में भेज देगा। ब्रांच क्या करेगी, उस क्यूआर कोड को प्रिंट करेगी और अपने गाड़ी में लगाएगी और फिर अपना जो कैश रेमिटेंस है उसको कंप्लीट करेगी। और इन बिटवीन जहाँ भी फ्लाइंग स्पॉट्स ऑब्जर्वर से चेकिंग में देखा जाएगा तो क्यूआर कोड से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही होंगी। सो द एनी ब्रांच रिक्वायरिंग कैश मूवमेंट should send an email to the main branch detailing the information outlined in the Annexure 1 and also notified them via phone. Upon QR code generation, the main branch will either email or WhatsApp the code to the respective branch for the further proceeding of the cash remittance. तो ये बात हो गई आपको कि जिस शाखा से कैश मूवमेंट चाहिए वो रिक्वेस्ट करेगा नोडल ब्रांच को, नोडल ब्रांच क्यूआर कोड जनरेट करके उनको देगा, फिर कैश रेमिटेंस की कार्रवाई शुरू होगी। अगली बात, द बैंक ऑफिशियल्स आउटसोर्स एजेंसी involved in transporting the cash should carry the letter given by the competent authority. मान लीजिए कोई भी बैंक ऑफिशियल या आउटसोर्स एजेंसी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है या कैश रेमिटेंस के लिए जो आपकी व्यवस्था है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, वो ट्रांसपोर्टिंग में जा रहे हैं तो उनको अथॉरिटी लेटर लेके जाना है उस कैश रेमिटेंस का क्यूआर कोड के अलावा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ज़्यादातर में करेंसी चेस्ट इंचार्ज या वहाँ की कोई नोडल ब्रांच के ब्रांच मैनेजर का अथॉरिटी लेटर, ये 2 चीज़ें, या डिस्ट्रिक्ट के जो मेन ब्रांच है उसको अथॉरिटी लेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा गया है, और नहीं तो करेंसी चेक लिंक ब्रांच, तो इनसे अथॉरिटी लेटर जाएंगे लेके जाएंगे ताकि जो पैसा कैरी किया जा रहा है और जो अदर डॉक्यूमेंट है उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए क्यूआर कोड के अलावा। और बैंक को ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्लाइंग स्क्वाड चेकिंग करता है तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना है, उनको दिखाना है। So the bank official outsourcing agency involved in transporting should carry a authority letter given by the competent authority of the bank authorizing them to carry money and other document explaining the purpose behind taking the money। ये कहाँ पर्पस मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, बैंक के रेमिटेंस के लिए जा रहा है इनके रिक्वेस्ट के आधार पर। और जो अथॉरिटी लेटर जो डिटेल के साथ जारी किया गया है उस करेंसी चेस्ट रेमिटेंस के लिए, करेंसी रेमिटेंस के लिए, उसको जहाँ भी चेकिंग में पूछा गया तो वहाँ दिखाना है, प्लस बैंक की आईडीज, उनका जो इन पर्सनल आईडी है, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। तो अभी तक 3 बातें कि जब भी कैश रेमिटेंस जाना है क्यूआर कोड से होगा,
नोडल ब्रांच और करेंसी चेस्ट को जो है अथॉरिटी दी गई है क्यूआर कोड जनरेशन की। कोई भी ब्रांच ये मूवमेंट करना चाहता है तो रिक्वेस्ट करेगा मेन ब्रांच को या नोडल ब्रांच को। और जो भी कैश रेमिटेंस में लोग शामिल हैं उनको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अथॉरिटी लेटर लेके जाना है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कैश रेमिटेंस में बैंक के ऑफिशियल्स, पर्सनल, आउटसोर्सिंग एजेंसीज के लोग जा रहे हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में व्हीकल में, तो उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड जरूर रखना है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है। तो ये तो मैंडेटरी है कि आप जा रहे हैं तो आप आइडेंटिटी कार्ड पहने रहिए या रखे रहिए। तो दोज कैरिंग कैश, that is bank official, outsourcing agencies, personals from one branch to another in vehicle should wear their identity cards issued by the competent authority। तो आइडेंटिटी कार्ड रखना है, अथॉरिटी लेटर रखना है, क्यूआर कोड रखना है, कैश रखना है और गाड़ी के साथ निकल चलना है। अगली महत्वपूर्ण बात है बैंक को ये सुनिश्चित करना है कि जो कैश वैन जा रहा है उसमें बैंक के कैश के अलावा कोई भी किसी तीसरे व्यक्ति का कैश नहीं होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी का कैश नहीं होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का कैश नहीं होना चाहिए। बैंक का कैश जो क्यूआर कोड में गया उसके अलावा कुछ भी एक चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ सिर्फ जिस पर्पस के लिए गाड़ी निकली है वही होना चाहिए, वो टैली होना चाहिए। अदरवाइज जो ईएसएमएस है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं उसको सीज कर सकते हैं और फिर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो कैश रेमिटेंस होता है जैसा कि मैंने बताया कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाता है, करेंसी चेंज से ब्रांचेस जाते हैं, फिर ब्रांच से वीसी लेके जाते हैं, ब्रांच से ब्रांच ऑफिशियल जो है सैटेलाइट ब्रांच के लिए जाते हैं, या जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, या एटीएम्स में कैश लोडिंग के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए ये रूल्स जो है लागू होगा। सो द बैंक shall ensure that the cash when of outsourcing agency companies carrying the bank cash shall not under any circumstances, मतलब बैंक को सुनिश्चित करना है कि बैंक के कैश वैन में जो जा रहा है, कैश वैन में बैंक के पैसे के अलावा किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का पैसा नहीं होना चाहिए। कैरिंग कैश ऑफ एनी थर्ड पार्टी एजेंसी इंडिविजुअल एक्सेप्ट द बैंक, बैंक के अलावा किसी और का पैसा उसमें नहीं होना चाहिए। टुवर्ड्स दिस द आउटसोर्स एजेंसीज कंपनीज shall carry letters, document etc issued by the bank giving details of the cash released by the bank to them and carried by them for filing the ATMs and delivering cash at branches, बैंक और करेंसी चेस्ट। तो जो भी आउटसोर्स एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, वो लेटर्स जारी रखेंगे अपने साथ, डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, बैंक के द्वारा दिया गया जो अथॉरिटी लेटर, और बैंक ने जो डिटेल्स दिए हैं वो सारे होने चाहिए एटीएम के लिए, उनके इंडेंट होने चाहिए, और फिर उसके बाद क्यूआर कोड जनरेशन करके आगे कैश रेमिटेंस की कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। अब आता है अगली महत्वपूर्ण बात कि जो भी प्रोसीजर अभी हमने पिछले समय अभी डिस्कस किया, अभी पिछली स्लाइड्स में इलेक्शन कमीशन ने एथराइज ऑफिसर बनाया है और उन्होंने इंस्पेक्शन जगह जगह चेक पॉइंट बनाए हैं। चेकिंग हो रहा होगा, आप लोग खुद अभी जा रहे होंगे तो जगह जगह जन सामान्य की गाड़ियों को भी चेक हो रहा होगा, कैश है ना, और भी चीज़ें जो अ, मदिरा से संबंधित या ऐसी कोई भी चीज़ जो जनमानस को इन्फ्लुएंस कर सकती है चुनाव के दौरान, ऐसी चीज़ों पे चेकिंग होती है। फॉरेस्ट सभी चैनल्स को ये चेकिंग में लगाया गया है। So the aforesaid procedure has been stipulated for the reason that during the period of election, if the authorized official of the election commission, district election officer, or any authorized official intercepts the outsource agency company's cash when for inspection, the agency company should be a position to clarify so to the election commission through document and also physical inspection of the currency that have collected the cash from the banks for the purpose of replacing the bank's ATM with
कैश और डिलीवरी ऑफ द कैश टू सम अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक और करेंसी चेस्ट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक। ये कहा गया है कि ये प्रोसीजर इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन पीरियड के दौरान जो है एथराइज्ड ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन के या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उनमें सारी चीज़ों को आप बता पाएँ कि किस चीज़ के लिए ये कैश रेमिटेंस हो रहा है और उसको जस्टिफाई कर पाएँ, ये बात कही गई है। इट इज़ एडवाइज टू इंस्ट्रक्ट all managers currency charge in charge to strictly adheres the above SOP for transporting cash between branches ATM to mitigate any potential risk। तो सभी शाखाओं को, करेंसी चार्ज इंचार्ज को ये सलाह दी गई है कि जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कैश रेमिटेंस का, इसको सख्ती से पालन करें ताकि कोई भी सीजर के रिस्क को मिटिगेट किया जा सके इलेक्शन के पीरियड में। और ये जो गाइडलाइन है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक चलेगा तब तक रहेगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर सामान्य जैसा आप कैश रेमिटेंस करते हैं वैसा कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिस पर हमने डिस्कस किया। आपके मन में कोई सवाल होगा तो आखिरी में मैं ले लूँगा, आप लोग तैयार रहिए। अब हम प्रोसीजर बताते हैं क्यूआर कोड जनरेशन का कैसा प्रोसीजर होगा। तो क्यूआर कोड जनरेशन के लिए जैसा कि मैंने कहा कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है जो सर्वोपरि होता है, और ये कलेक्टर होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स इलेक्शन के होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं कि जो जिले के एलडीएम्स हैं उनको बैंक के ईएसएमएस के लिए उनको नोडल ऑफिसर बना देते हैं। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम में वो नोडल ऑफिसर बना देते हैं। फिर जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है तो सभी बैंकों के जो जिले के एक मेन ब्रांच है उनको नोडल ब्रांच बना देते हैं और उनके लिए यूज़र आईडी क्रिएट कर देते हैं ताकि वो क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, और जिसका यूज़र आईडी क्रिएट होगा वही क्यूआर कोड जनरेट कर सकता है। आइए जैसे देखते हैं ये स्क्रीन, जैसा कि मैंने बताया कि ईएसएमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम में वेब cvigil.eci.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्टेक होल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें स्टेक होल्डर में बैंक ईएसएमएस आएगा। तो बैंक्स ईएसएमएस जब सेलेक्ट करेंगे तब वो मोबाइल नंबर आएगा। अब मोबाइल नंबर आते ही ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही जो है आपका नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगा इस तरह से। जब बैंक से ईएसएमएस ड्रॉप डाउन जाएंगे तो ये अलग अलग जगह लिखाई देगी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है ना, ये नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक आया है, और फिर यहाँ पर बैंक ईएसएमएस। तो बैंक ईएसएमएस में जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट जाने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेमिटेंस करना चाह रहे हैं इसलिए क्रिएट में जाएंगे। तो क्रिएट बटन करते ही आपका इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा जो एनेक्सर 1 में हमारे शाखा के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि व्हीकल का नंबर क्या है, किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, किस तारीख तक ये आप रेमिटेंस का एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं क्यूआर कोड के लिए। फिर ड्राइवर का नाम रहेगा, फिर उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन रहेगा ड्राइवर का, कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन 1, कॉन्टैक्ट पर्सन 2, कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, फिर आपका जो है ये अमाउंट रहेगा और रिमार्क्स रहेगा, और ये डिटेल जानकारी जो है, और कोई अथॉरिटी लेटर दिए हैं तो उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर पंच करेंगे, और पंच करते ही जो है फिर उसके अगला जो सबमिट करते ही क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो ये जो जानकारी है कि व्हीकल नंबर किस तारीख को निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जाएगा, ड्राइवर का नाम क्या है, और एड्रेस, और यहाँ पर जो है उनका सोर्स लोकेशन, डेस्टिनेशन और रिमार्क्स, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर आज जैसे ही क्लिक सबमिट करेंगे तो ये क्यूआर कोड जनरेट होगा जो आपके सामने स्क्रीन पर है।
ESMS इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम में क्यूआर कोड जनरेट होगा। सैंपल क्यूआर कोड में व्हीकल नंबर, फ्रॉम डेट, ड्राइवर और ये सारी चीज़ें जो है जाएगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैश मूवमेंट बाय द बैंक, है ना, कैश रेमिटेंस अब बाय द बैंक। तो ये क्यूआर कोड जनरेट होगा। ये क्यूआर कोड को जो है आप गाड़ी में चस्पा करेंगे और एक क्यूआर कोड अपने पास रखेंगे। तो जो भी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वो उनके पास मोबाइल ऐप है ESMS का, उसमें स्कैन करते ही जान लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। और इस तरह से आपको जो है क्या क्या डिटेल डालनी है नोडल ब्रांच को, वो डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पर है। इतना डिटेल डाल के आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। व्हीकल नंबर, डेट ऑफ रेमिटेंस, डिलीवरी डेट, ड्राइवर नेम, ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, सोर्स लोकेशन, रिमार्क, डेस्टिनेशन लोकेशन और अपलोड अथॉरिटी लेटर जो है अपलोड करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। और जब क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से आप जो है आप कैश रेमिटेंस कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी है। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो हम लेंगे, लेकिन पहले ये सवाल कुछ MCQ सवाल हैं, इसको हल कर लेते हैं। आप लोग जरा चैट बॉक्स में इनका उत्तर दे दीजिएगा। What is the primary purpose of generating a QR code and affixing it onto the vehicle carrying cash during the Lok Sabha election 2024 period? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं कि क्यूआर कोड जनरेशन और उसको कैश रेमिटेंस में उपयोग में लाने वाले व्हीकल में लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो उसको तैयार करने का कारण क्या है। टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कैश बाय बैंक, टू आइडेंटिफाई कैश बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन इन मॉनिटरिंग कैश फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया मोहम्मद जी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है कि कैश मूवमेंट को सुचारू रूप से एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए SOP के द्वारा इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार मॉनिटरिंग करने के लिए, सहयोग करने के लिए ये चीज़ बनाया गया है, ताकि अगर कहीं चेकिंग में पकड़ा जाता है तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, उसको छोड़ दिया जाए आगे जाने के लिए। Who should serve as a nodal branch responsible for the QR code generation according to the SOP? कौन सी ब्रांच जो है नोडल ब्रांच के तौर पर रिस्पॉन्सिबल होगा क्यूआर कोड जनरेशन का? तो यहाँ पर सभी साथी तो जान गए होंगे। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। एनी ब्रांच विद इन द डिस्ट्रिक्ट, द मेन ब्रांच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द करेंसी चेस्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफिस। तो जो क्यूआर कोड जनरेशन के लिए जिले की जो मेन ब्रांच है उसको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, साथ ही करेंसी चेस्ट के लिंक ब्रांच को बनाया गया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा मेन ब्रांच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मेन ब्रांच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद जी करेंसी चेस्ट को नहीं, क्योंकि करेंसी चेस्ट RBI की शाखा होती है, करेंसी चेस्ट को हम नहीं देते। करेंसी चेस्ट तो RBI की शाखा हुई, बैंक के लिए वो होगा। करेंसी चेस्ट से जो लिंक ब्रांच है वो उसको अथॉरिटी दी जाती है या तो मेन ब्रांच को दी जाती है। तो यहाँ जिले की मेन ब्रांच, क्योंकि हर जिले में तो करेंसी चेस्ट नहीं होते ना, इसीलिए जिले की मेन ब्रांच को दिया गया है। पता चला आप उस जिले में, वहां पर करेंसी चेस्ट है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर मेन ब्रांच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को ये अथॉरिटी दी गई है। What action should branch take when requiring cash movement during the election period? कोई ब्रांच को अगर कैश रिक्वायरमेंट है तो कैश मूवमेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी इलेक्शन पीरियड में? सेंड एन ईमेल टू नियरेस्ट ब्रांच, नोटिफाई द मेन ब्रांच वाया फोन, सबमिट ए रिक्वेस्ट टू द इलेक्शन कमीशन, बोथ A and B। तो जब भी किसी शाखा को पैसे की जरूरत होगी, कैश मूवमेंट करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा उनको? उनको नियरेस्ट ब्रांच जो आपकी मेन ब्रांच है उनको मेल करना पड़ेगा या उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो बोथ A and B है। तो जो नियरेस्ट नोडल ब्रांच होना चाहिए वहां पर छूट गया, नियरेस्ट नोडल ब्रांच को वो रिक्वेस्ट करेंगे। Which document should bank official or outsourcing agency carry when transporting cash? कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे जो भी बैंक ऑफिशियल या आउटसोर्सिंग एजेंसी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं उस दौरान? क्यूआर कोड, आइडेंटिटी कार्ड, लेटर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन या एथराइजेशन लेटर फ्रॉम द बैंक। तो जब भी कोई भी कैश मूवमेंट होगा
तो वहां पर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अथॉरिटी लेटर कैरी करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ क्यूआर कोड, आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा एक स्पेशल डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी लेटर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसको कैरी करना होगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कैश वैन ऑफ आउटसोर्सिंग एजेंसी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन? कैश वैन में आउटसोर्सिंग एजेंसी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? दे शुड नॉट कैरी एनी कैश, दे कैन कैरी कैश ऑफ थर्ड पार्टी एजेंसी, दे शुड ओनली कैरी कैश ऑफ द बैंक, दे शुड कैरी कैश ऑफ पर्सनल यूज। जब भी आउटसोर्सिंग एजेंसी या बैंक जो कैश बन जाएगा, उसमें ये इंश्योर करना है कि सिर्फ सिर्फ बैंक के रिक्वायरमेंट का जो रेमिटेंस जा रहा है वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो द वैन शुड कैरी ओनली कैश ऑफ द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ कैश रेमिटेंस। तो ये इंश्योर करना है बैंक का ही कैश उसमें होना चाहिए। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आउटसोर्स एजेंसी टू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग व्हीकल इंस्पेक्शन? व्हीकल के इंस्पेक्शन के समय क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि सभी पेपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा आउटसोर्स एजेंसी को, ताकि वो बैंकिंग रेगुलेशन के कंप्लायंस को पूरा कर सके, दिखा सके, ट्रांसपोर्टेशन की वैधानिकता को दिखा सके, और इलेक्शन कमीशन द्वारा कोई पेनल्टी या सीजर की कार्रवाई से बचा जा सके। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी सही इसके उत्तर हैं। अगला, ये हुई ना बात, है ना? तो ये छोटा सा एक सेशन था, लेकिन इसमें बहुमूल्य जानकारी कैश से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन के ड्यूरिंग में एसओपी है, जिसमें इसको हम समराइज कर देते हैं कि इसमें मुख्य बात यह है कि कोई भी कैश अगर इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो जारी हुआ है आचार संहिता 16 मार्च से, अगर आप मूव करते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन के ईएसएमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के वेबसाइट से क्यूआर कोड होना चाहिए, आई कार्ड्स उनके होने चाहिए, साथ ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अथॉरिटी लेटर होने चाहिए, और कैश रेमिटेंस कैरी जो उसकी कार्रवाई है उसकी पूरी होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि नोडल ब्रांच जो है डिस्ट्रिक्ट की मेन ब्रांच को बनाया गया है, और करेंसी चेस लिंक ब्रांच को भी बनाया गया है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है नोडल ऑफिसर होंगे जिले में, जो इनको क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए यूजर आईडी प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी बैंक को लगता है कि ज़्यादा यूजर आईडी चाहिए तो ज़्यादा यूजर आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी इलेक्शन के दौरान मूवमेंट होता है और इन्फोर्समेंट एजेंसी या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा चेकिंग की जाती है, तो क्यूआर कोड दिखाएंगे तो बहुत आसानी से आपको आगे जाने देंगे, क्योंकि उनके पास वो ईएसएमएस का मोबाइल ऐप है, वो एथॉराइज्ड हैं, उनको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब इससे जुड़े हुए कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कल होली के रंग के लिए, बहुत सारे उत्साह और उमंग के लिए, और आपके जीवन के खुशियों की तरंग के लिए, और सफलता के संग के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा, और खुशियों के साथ ये त्यौहार मनाने के लिए शुभकामनाएं दूंगा, और आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगा। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, चंद्रलाल जी, कोई मन में सवाल हो इससे जुड़ा हुआ? होली के रंग मुझे रंग नहीं पाएंगे, तेरा रंग उतरे तो कोई और रंग चढ़े। मतलब होली में कितना भी रंग लगा लो, ये रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमें तो पढ़ाई करने का रंग चढ़ा हुआ है पहले से, हमें तो सफलता पाने का रंग चढ़ा है पहले से, हमें तो बैंक में काम करने का रंग चढ़ा है पहले से, हमें तो ग्राहकों की सेवा करने का रंग चढ़ा है पहले से, तो क्या ही रंग चढ़ेगा होली का। हम्म। तो है होली, होली का रंग मुझे रंग नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से जो चढ़ा है रंग वो उतरे तो कोई और रंग लगे। चलिए, आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको आसानी से चीज़ों को समझ में आया होगा। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता, और होली के ढेर सारे उत्साह, उमंग, तरंग और सफलता के संग की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे, होली के सवालों के साथ चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। इसी तरह खुशियों गुड में नाइट। बिताते रहिए, मस्ती के साथ गीत गाते रहिए,
और जीतते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।